हाँ, तो ग्रेविटेशन का बेसिक्स देख लिया था हमने। न्यूटन जो पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिरा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ये सब। लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट था केप्लर, जो सोलर सिस्टम की स्टडी करता था। ठीक है, तो उसने अपने 3 लॉज दिए। ठीक है, अपने 3 लॉज दिए, वो देखते हैं आज। केप्लर्स लॉ, केप्लर्स, केपी, केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 3 लॉज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखो, ये सन, सन, ठीक है, सन है, और ये इलिप्स है। ठीक है, इलिप्स है, ये सन है और ये इलिप्स है। ठीक है, सन है और ये इलिप्स है, और ये अपना प्लैनेट है। कोई भी प्लैनेट ले लीजिए। ठीक है, प्लैनेट। तो क्या दिया है पहले लॉ में, क्या दिया है केप्लर ने ये बोला है कि ये जो प्लैनेट है, ठीक है, ये जो प्लैनेट है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स। क्या है? इलिप्स। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स with sun as its one focus, मतलब फोकस। ठीक है, तो क्या है, जो रिवॉल्यूशन करता है प्लैनेट, उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, और एक जो सन है उसका एक फोका है। ठीक है, सिंपल। सेकंड देखो, क्या है सेकंड? सेकंड कुछ नहीं है, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। सेकंड, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, line joining sun and planet sweeps SW sweep SWPES sweeps। ठीक है, sweeps the line joining sun and planet sweeps equal area in equal interval ऑफ टाइम। इसको समझ लेते हैं, सिंपल है, ध्यान दो। क्या है ये? 3 एग्जाम में पूछेंगे तो आपको लिखना है। फर्स्ट है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विद द सन एज इट्स वन फोकस। ठीक है, सेकंड देखो, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट। ठीक है, ये प्लैनेट है, ये सन है, ये लाइन उसके बीच में। क्या बोलता है? द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स मतलब कवर करना, इक्वल एरिया मतलब सपोज ये 5 मिनट में यहां से यहां जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्वीप, ये लाइन ऐसी जाएंगी। तो ये जो एरिया है, ये जो कवर करता है, सपोज अभी ये प्लैनेट यहाँ पे है, 5 मिनट में यहां से जाएंगे ये यहाँ। ठीक है, 5 मिनट में ये लिख लीजिए T1, T2, T3, T4, ये एरिया। ठीक है, या फिर प्लैनेट यहाँ है और यहां से जा रहा है 5 मिनट में यहाँ पे। ठीक है, T4, T5, T6, और ये 5 मिनट्स में। तो क्या बोलता है केप्लर्स सेकंड लॉ? द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 5 मिनट्स में वो जितना एरिया कवर करता है ये साइड, उधर भी 5 मिनट्स में इतना ही एरिया कवर करेगा, इधर भी 5 मिनट्स आगे जाने के बाद उतना ही एरिया कवर करेगा। ठीक है, सिंपल। तो क्या है, इसको T1 ले लेते हैं, बड़ा वाला T1, इसको T2 ले लेते हैं, इसको T3 ले लेते हैं। ठीक है, स्वीप्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब T1 इज इक्वल्स टू T2 इफ T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T3
मतलब जो है अपन सपोज 5 है, देन क्या हो जाएगा, ये एरिया 1 ले लेते हैं A1, इसको A2 दे देते हैं, इसको A3 दे देते हैं, तो ठीक है, देन A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3, सिंपल। ठीक है, ये हो गया सेकंड, समझ में आ गया। अभी थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, मतलब एक रिवॉल्यूशन लगाने के लिए जितना टाइम लगता है प्लैनेट को, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, तो इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, तो क्या करेंगे इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे स्क्वायर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे SQUARE स्क्वायर ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मतलब T इतना उसको एक रिवॉल्यूशन के लिए लगता है, ठीक है, प्लैनेट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to mean distance मतलब एवरेज डिस्टेंस, mean distance between planet and sun, mean distance मतलब एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, तो ये जाएगा R3, ये है mean distance। तो ये है सिंपल 3 लॉज, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिकल, सेकेंड वाला स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और थर्ड वाला टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, दैट्स इट। तो ये दिए थे 3 लॉ केपलर ने, किससे पहले, न्यूटन से पहले। इसी को स्टडी करके न्यूटन ने अपने कुछ लॉज लिखे हैं, कुछ थ्योरम्स लिखे हैं, कुछ प्रूफ्स किए हैं, किसमें, ग्रेविटेशन में, ठीक है, तो वो अभी देखते हैं। केपलर के 3 लॉज, ठीक है, तो वो प्लैनेटरी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, और उसको स्टडी करके न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा है, ठीक है, केपलर को स्टडी करके न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा है। चलो इसको देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो क्या चीज है, कोई भी 2 बॉडीज ले लो, सन अर्थ, तो क्या बोलता है ये लॉ, इसका मास ले लो m1 m2, g इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो क्या बोलता है ये लॉ कि अगर कोई भी 2 बॉडीज यूनिवर्स में, कोई भी 2 बॉडीज एक डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, तो क्या है उसमें उस दोनों में एक फोर्स है, वो दोनों में एक फोर्स है, तो वो फोर्स दोनों बॉडीज इसको ये खींचेगा, इसको ये खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें एक फोर्स है, तो वो फोर्स क्या है, फोर्स F इज इक्वल्स टू ग्रेविटी कांस्टेंट, इसका मास m1, इसका मास m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, और ये इसका डिस्टेंस है, और ये इसका मास है, ये इसका मास है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, चलो डेफिनेशन देखते हैं। When we put any 2 bodies at some distance, then क्या होगा, force of attraction, ATTRACT, attraction between those 2 bodies
is directly proportional to, क्या हो जाएगा, directly proportional to mass of both objects or bodies and inversely proportional to this square of distance between them when G is gravitational constant. ठीक है, क्या है, force between those two bodies is directly proportional to m1 and m2 and inversely proportional to distance between them. ठीक है, distance mass ये gravity constant. ठीक है, force दिया रहेगा m1 m2 दिया रहेगा तो r निकालना है, m1 m2 r फोर्स दिया रहेगा तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालना है. इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको.